इसलिए मेरा पूरा एकदम कॉन्फिडेंस के साथ है कि कहीं ना कहीं थर्ड फ्रंट बनेगा और ये दोनों में से हो सकता है कि बीजेपी के कुछ ग्रुप भी आएंगे। और देखिए अभी बीजेपी की सरकार में हमारा सब रोड है, रोड का काम उन्होंने बहुत अच्छा करवाया है। और थर्ड फ्रंट गठित होगा और थर्ड फ्रंट के नेतृत्व में हो सकता है सरकार बनेगी या तो नहीं कह सकते हैं। सच्चाई है कि इस बार टक्कर बहुत भारी टक्कर रहेंगी, एनडीए के लिए टक्कर रहेगी और विपक्ष में जितना भी पार्टी उनके लिए टक्कर रहेगी। क्योंकि INDIA का जो भी सिद्धांत है या विचारवाद का अंत का युग का इंडिकेटर है। 370 के मुद्दे में स्पष्ट बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरे देश का जनमानस 370 के समर्थन में करा है। नमस्कार, मैं हूं विभास वैभव और आप देख रहे हैं न्यूज बसेरा। 2024 के लोकसभा चुनाव में बस अब कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में विपक्ष ने एक नया मोर्चा का गठन किया है जिसका नाम है इंडिया। लेकिन अब देखना है 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया का पलड़ा भारी रहता है या इंडिया का। इसी पर चर्चा करने के लिए हमसे जुड़ चुके हैं खास मेहमान सौरभ जी। चलिए हम सौरभ जी से मिलवाते हैं। हाँ तो कैमरामैन फोकस कीजिएगा। चलिए आइए सौरभ जी, 2024 के लोकसभा चुनाव में अब बस कुछ ही महीने बचे हैं और एनडीए को टक्कर देने के लिए विपक्ष ने एक नया मोर्चा का गठन किया है जिसका नाम इंडिया रखा गया है। अब आपको क्या लगता है, एनडीए का पलड़ा भारी रहेगा या इंडिया का? देखिए सबसे पहले तो न्यूज़ बसेरा को देखने वाले तमाम दर्शकों को प्रणाम है, नमस्कार है। और जहां आप बता रहे हैं एनडीए वर्सेस इंडिया, जो विपक्ष ने अपना गठन किया है इंडिया को, तो देखिए इस बार की जो लोकसभा चुनाव होने वाली है ये तो सच्चाई है कि इस बार टक्कर बहुत भारी टक्कर रहेंगी, एनडीए के लिए टक्कर रहेगी और विपक्ष में जितना भी पार्टी उनके लिए टक्कर रहेगी। किसका पलड़ा भारी रहेगा? ये मुझे लग रहा है 50-50 होगा। 50-50 रहेगा। देखिए न्यूज बसेरा पर खुलासा करते हुए कि इंडिया और एनडीए का पलड़ा 50-50 का रहेगा। अब बाकी देखना है जनता की क्या मर्जी है, जनता का जो मूड होगा वही होगा। आपका क्या राय है? मेरा राय है तो देखिए, मेरा राय यही है कि मेरे हिसाब से एनडीए आना चाहिए, एक बार इंडिया आना चाहिए, एनडीए आना चाहिए। मोदी जी एक बार फिर से आने चाहिए, एक बार फिर से मोदी जी आना चाहिए। तो मौका मिलना चाहिए। क्यों मौका मिलना चाहिए? देखिए जाहिर सी बात है, ये भी जनता में ये भी है कि महंगाई बढ़ गया है। लेकिन देखिए सब चीज़ ठीक है, ये महंगाई बढ़ी है लेकिन उसके साथ ये भी देखिए महंगाई बढ़ी नहीं है, महंगाई चरम पर है। 2014 के बाद आप देखिएगा, 2014 के पहले क्या महंगाई थी और 2014 के बाद क्या महंगाई हुई है, ये सारी देश की जनता देख चुकी है और देख रही है। देखिए महंगाई ये तो बात है सच बढ़ी है, बहुत बढ़ गई है। लेकिन बात ये है ना, देखिए अभी बीजेपी की सरकार में हमारा सब रोड है, रोड का काम उन्होंने बहुत अच्छा करवाया है और जहाँ तक देश की सुरक्षा पे भी बहुत सारे काम हुए हैं। तो जनता अगर इस चीज़ पे चाहे तो ये मोदी जी को एक बार फिर ला सकती है, मेरा जहाँ तक ये मानना है। बाकी अब विपक्ष भी पूरे जोरों शोर से लगी हुई है, अब देखना है, अब आगे देखिए क्या होता है। चलिए इसी मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए एक अंकल जुड़ चुके हैं। अंकल जी, 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया को आना चाहिए या एनडीए को? अभी जो वर्तमान परिस्थिति है, INDIA जो है यह विभिन्न दलों का ऐसा समूह है जिसमें कोई विचारधारा नहीं है। यह कहा जाए कि यह इंडिकेट करता है विचारधारा का भारत में अंत होने की स्थिति। जब तक कोई सिद्धांत पर चुनाव नहीं लड़ी जाएगी, और मैं समझता हूँ कि अभी समय है चुनाव होने में। भारत में अगला जो चुनाव होने वाला है दो कोणीय चुनाव नहीं होगा, एक थर्ड फ्रंट के रूप में उभरेगा और इसी INDIA से एक ऐसा ग्रुप निकलेगा जो थर्ड फ्रंट होगा और त्रिकोणात्मक चुनाव होगा। उस परिस्थिति में मेरा जो अपना ऑब्जर्वेशन है, समझ है कि इतने दिनों में कहीं न कहीं आपस में फिर कुछ बिखराव हो जाएगा और थर्ड फ्रंट गठित होगा और थर्ड फ्रंट के नेतृत्व में हो सकता है सरकार बनेगी या तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक बहुत मार्जिनल पोजीशन में रहेगा। देखिए न्यूज बसेरा पर बड़ी खुलासा करते हुए कि इन दोनों के अलावा एक थर्ड फ्रंट बनेगी। हाँ, ये हमारी संभावनाएं हैं जो अभी देख रहे हैं स्थिति। क्योंकि INDIA का जो भी सिद्धांत है यह विचारवाद का अंत का युग का इंडिकेटर है। ऐसे बहुत से सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी विचारवाद के अंत की चर्चा हुई थी बहुत से बारे में, लेकिन हम भारत के राजनीतिक में यह विचारवाद का अंत का
यह शुरुआत मान रहे हैं, जहाँ पर कोई विचार नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं, बल्कि मोदी को हराना ही मेन मुद्दा है। ठीक है, मोदी में कुछ कमी बेसी हो सकती है, हम मानते हैं, हर आदमी में सत्ता चलाने में कुछ कमी बेसी होती है, लेकिन फिर भी उसका विकल्प जो है वह भी साफ सुथरा आना चाहिए। यह नहीं कि विकल्प भी जो है उसी तरह लोग आ जाए, तो फिर स्थिति तो बनेगी नहीं। इसलिए मेरा पूरा एकदम कॉन्फिडेंस के साथ है कि कहीं ना कहीं थर्ड फ्रंट बनेगा, और ये दोनों में से हो सकता है कि बीजेपी के कुछ ग्रुप भी आएंगे और INDIA, इंडिया तो हम नहीं कहेंगे, उसको INDIA ही कहेंगे, इस ग्रुप से ही कुछ लोग निकलेंगे, और जो निकल करके जो तीसरा मोर्चा बनेगा वही कहीं ना कहीं एक निर्णायक भूमिका निभाएगा भारत के आने वाले राजनीतिक में। मोदी को टक्कर देने के लिए जो इंडिया बना है, उसमें कौन ऐसे नेता हैं जो मोदी को टक्कर दे सकते हैं? अभी तक तो जो स्थिति बन रही है, मेरे समझ से कांग्रेस के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं, क्या नाम हुआ उनका? मल्लिकार्जुन जी, उनके व्यक्तित्व में उनकी जो उम्र है और उनका जो अनुभव है, वह उनमें कुछ बातें हैं पॉजिटिव मैं मानता हूँ, जो टक्कर देने की स्थिति में हैं। बाकी तो जितने लोग हैं मेरे समझ से वह जो कहा जाए कि बहुत नौसिखिया टाइप के हैं, जो मेरा अपना जो नीतीश कुमार के संयोजक के रूप में मैंने प्रोजेक्ट करने की बात हो रही है। देखिए इंडिया वह INDIA में रहेंगे कि थर्ड फ्रंट में रहेंगे, अभी कुछ कोई मैंने ही नहीं कह सकते हैं ना, या थर्ड फ्रंट में पूरी संभावना है, या थर्ड फ्रंट में रहेंगे। जो आगे बनने वाले की बात है, जो हम फॉरसाइट कर रहे हैं, कि जो हम अनुमान कर रहे हैं कि यह थर्ड फ्रंट में ही रहेंगे, और परिस्थिति ऐसे बनेगी कि मल्लिकार्जुन को अगर कांग्रेस नेतृत्व देती है और प्रधानमंत्री की घोषणा करती है, तब शायद कांग्रेस की स्थिति बेहतर रहेगी। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में मेरे समझ से जो है कांग्रेस का भविष्य बहुत उज्जवल नहीं है। भले कुछ उसके समर्थक लोग उसके भावना में आकर के गांधी परिवार के अपना आगे बढ़ाने की बात करते हों, लेकिन नेतृत्व क्षमता जो मल्लिकार्जुन का, जो देश का हम लोगों का जो आबादी का कंपोजिशन है, उसमें शेड्यूल कास्ट, अदर्स जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उस फैक्टर्स में मल्लिकार्जुन बेहतर हैं कहीं ना कहीं राहुल गांधी से, मेरा अपना समझ है। लेकिन सभी लोग राहुल गांधी की बात करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो उसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं, अपना अपना समझ है, सोच है। हम राहुल गांधी के भी व्यक्तित्व के बहुत सारे गुण हैं जो भारत जोड़ो आंदोलन में निखरा है, और बहुत से बातें हैं जैसे मणिपुर मूवमेंट के समय। लेकिन कभी कभी निर्णय में ऐसा लगता है कि कहीं जल्दीबाजी में वह कुछ ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो समझ से बाहर की बात आती है। इस दृष्टिकोण से हम समझेंगे कि मल्लिकार्जुन ही अगर देश का नेतृत्व करें तो बेहतर होगा, या इंडिका का नेतृत्व करें INDIA का। अदरवाइज राहुल गांधी के नेतृत्व में कुछ समर्थक लोग भले उनकी प्रशंसा कर दें, लेकिन भविष्य बेहतर नज़र नहीं आता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, मुद्दा के बारे में तो आम लोग यह कह रहे हैं कि देश में बेरोजगारी, गरीबी, विकास, यह सब मुद्दा है, लेकिन राष्ट्रवाद भी एक महत्वपूर्ण इशू है, और बीजेपी मेरे समझ से वह राष्ट्रवाद इशू को प्राथमिकता देगी। अभी तक INDIA के जितने घटक हैं वह कश्मीर के मुद्दे पर जो 370 का खुल के सामने ही है, हाँ, खुल करके सामने नहीं है पक्ष विपक्ष में, और यह राष्ट्रवाद के लिए जो है कहता है पूरे देश में कश्मीर की स्थिति जो हो पूरे देश में यह बीजेपी के पक्ष में रहेगा। चूँकि विरोधी पक्ष जितने INDIA के लोग हैं वह 370 के मुद्दे में स्पष्ट बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरे देश का जनमानस 370 के समर्थन में करा है, और आगे जो POK की बात है उसकी भी भावनात्मक रूप से भारत के पूरे देश, पूरे जन समुदाय POK को भारत का अंग मान रहा है। इवन POK के लोग भी भारत में आने के लिए विलय हो रहे हैं। लेकिन विरोध INDIA के जितने घटक हैं इसमें अभी तक खुल कर नहीं आना है। मेरे समझ से इनको स्पष्ट इस मुद्दे पर करना चाहिए कि 370 अब इतिहास का विषय बन गया है, और 370 जो है की समाप्ति को स्वीकार कर लेना चाहिए, और भारत की जो स्थिति है कश्मीर का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। अब कश्मीर के मुद्दे में वहाँ का स्टेट बहाली पर चर्चा करनी चाहिए, स्टेटहुड की बहाली पर, और जो वहाँ की चुनाव की बात पर होनी चाहिए, ना कि जो है 370 को पुनः वापसी की बात होनी चाहिए। अगर कांग्रेस जिस दिन 370 की वापसी की बात करेगी तो पूरे देश में उसकी स्थिति फिर 2 फिगर में सिमटने की स्थिति रह जाएगी। मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, या ऐसा वाइटल इशू है जो पूरे देश के जनमानस को
इकट्ठा करने में शायद INDI सफल नहीं हो पा रही है और संयम नहीं बरत रही है इस मुद्दे पर। इस मुद्दे का एक पक्ष जो है राष्ट्रवाद रहेगा, दूसरा जो पक्ष है POK का विलय का। अभी जो है POK के विलय के बारे में हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है कि कोई भी स्टेट अगर चाहे तो संविधान के धारा 2 के तहत भारत में विलय कर सकता है, विलय के लिए अर्जी कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान तो कश्मीर तो ऑलरेडी पूरे कश्मीर POK भारत का अभिन्न अंग है, इसलिए संविधान की धारा 2 की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऑक्यूपेशन की ज़रूरत है। जो इलीगल ऑक्यूपेशन POK पर है उसको ला करके, और अभी तक POK की एरिया के लिए हमारे यहाँ कुछ MP सीट क्रमांकित है जो खाली है। अब यह सरकार को निर्णय लेना है कि POK का एरिया को कश्मीर से अलग स्टेट बनाया जाए या कश्मीर स्टेट का हिस्सा बनाया जाए। इस पर 2 आपस में चिंतन चल रही है कि एक है कि कश्मीर के कुछ सीट जो POK के लिए है कश्मीर असेंबली का हिस्सा हो, एक है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो POK का है वह जो है अलग रखते हुए अलग स्टेट दिया जाए। अर्थात कश्मीर का जो 2 नेशनल टेरिटरी, एक लद्दाख हो गया, अभी बात चल रही है जम्मू के बारे में भी अलग स्टेटहुड काउंसिल, डेवलपमेंट काउंसिल की बात है। उसी तरह एक कश्मीर है, एक POK की है। उस क्षेत्र के विकास के लिए मेरे समझ से 4 स्टेट चाहिए। एक जम्मू को अलग स्टेट बनना चाहिए, वर्तमान जो कश्मीर है उसको अलग स्टेट बनना चाहिए, POK है उसको एक अलग स्टेट, और लद्दाख को एक अलग स्टेट। उस क्षेत्र में 4 स्टेट बनाकर उस क्षेत्र की प्रशासनिक व्यवस्था पर सरकार को चिंतन करना चाहिए, और संविधान के धारा के 3 के तहत जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की बात है उसके तहत स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन करके 4 स्टेट बनाने पर की दिशा में सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। और सरकार POK को ऑक्यूपाई कर करके वहाँ जनमत संग्रह करा करके या जनरल इलेक्शन करा करके वहाँ का असेंबली को गठित करे। यही इस संबंध में मेरा यही सोच है। दूसरा जो रजिस्टर्ड इशू है, जहाँ तक बेरोज़गारी और अनएम्प्लॉयमेंट और महंगाई की बात है, तो महंगाई, इन्फ्लेशन दर वगैरह तो समस्याएं हैं देश के लिए, इसमें तो कोई 2 मत नहीं है। जहाँ तक महंगाई जो बढ़ रही है तो इंटरनेशनल फिनोमेना है, कुछ समस्याएं हैं। इसमें सरकार को विशेष पहल करके कहीं ना कहीं महंगाई को सीमित करने का प्रयास करना चाहिए और रोज़गार की बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए सरकार को इस दिशा में। और मेरे समझ से तो अभी तत्काल यही मुद्दा है। और जो विरोधी पक्ष के समक्ष जो मुद्दा है कि वह किसी तरह जो कहा जाए कि वह अंध विरोधी हो गई है। INDI जो है वह अंध विरोधी है, और BJP के समर्थक जो हैं, जो RSS के लोग हैं, और अंधभक्त हैं। ये अंधभक्त और अंध विरोधियों के बीच का मतभेद है। अब देखिए अगला चुनाव में थर्ड फ्रंट किस रूप में उभरता है। जो एक स्टेटमेंटशिप के रूप में मेरा जो सोच है कि ये थर्ड फ्रंट निश्चित उभरेगा और इन दोनों को मात दे करके एक नई भूमिका निभाएगा। चलिए, अब तो देखना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में किसकी जीत होती है और किसके माथे पर सेहरा बनता है।